नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है ओबीसी समाज द्वारा जो है यहाँ पर एक विशाल रूप में महापंचायत का जो है आयोजन किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो कि बिहार से आए हैं। सर, आज जो यहाँ पर महापंचायत की गई है, क्यों की गई है, पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम सुभाष यादव है और मैं ओबीसी महासभा बिहार प्रदेश इकाई का मुख्य प्रवक्ता हूँ। और आज यहाँ ओबीसी महासभा के तत्वाधान में, जैसा कि आपने शुरू में ही बोला कि एक महापंचायत का आयोजन किया गया है, तो इसमें जो विभिन्न मांग थे उन मांगों में जो प्रमुख मांगे थी वो था कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना करवाया जाए, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए। और बिहार में, जैसा कि सबको मालूम है कि महागठबंधन की सरकार जब बनी अगस्त 2022 में, तो हमारे युवा तुर्क नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सबसे पहले जो पहली कैबिनेट थी उसमें राज्य सरकार के संसाधनों द्वारा और अपने संसाधनों से पूरे राज्य में जातीय जनगणना करवाया गया। और जो जातीय जनगणना करवा करके जातियों का जो आंकड़ा आया समाज में, उन आंकड़ों के अनुरूप राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्षेत्र थे, जो विषय थे, उसमें उन जातियों के बढ़े हुए आंकड़े के अनुरूप आरक्षण का दायरा को बढ़ाते हुए और इसे 75% तक किया गया। तो उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग को लेकर के मंडल कमीशन, जो बीपी मंडल साहब जो बिहार के ही थे, तत्कालीन सांसद, जिन्होंने ओबीसी जातियों का अध्ययन करके और मंडल कमीशन का रिपोर्ट सौंपा था, तो मंडल कमीशन की शेष जो सिफारिशें थी उसको लागू करवाया जाए। तो इन्हीं सब प्रमुख मांगों को लेकर के आज का ये महापंचायत आयोजित किया गया था, उसी में हम लोग यहाँ पर आए थे। सर, लगातार जो भी सरकार अगर सत्ता में आती है तो यही कहती है कि हम जनगणना करवाएंगे, खासतौर पे ओबीसी की जनगणना, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो वो चीजें नहीं होती हैं। सर, आप कोई भी नेता को उठा लीजिए। हरिशंकर परसाई की एक कहानी हमने पढ़ी थी, भेड़ एवं भेड़िया। तो भेड़ एवं भेड़िया का जो कथानक था, जो उसका सारांश है, जो उसका निचोड़ है, जो मोरल है उस कहानी का, कि भेड़ एवं भेड़िए जो थे, तो जब चुनाव आया तो जो भेड़िए थे, भेड़ियों का काम है भेड़ों का शिकार करना, चूंकि उनका वो भोजन है। लेकिन जब चुनाव आया तो चुनाव में लगा कि अब भाई भेड़ों की संख्या अधिक है तो ये तो बन जाएंगे, इनकी सत्ता सरकार हो जाएगी। तो उन्होंने अपना स्वरूप बदला और वो उनके बीच में जाकर के, भेड़ों के बीच में जाकर के, और उन्होंने कहा कि भाई अब हम भी शाकाहारी हो गए हैं, अब हमने शिकार करना छोड़ दिया है और आपके अनुरूप जो है हमने रहना शुरू कर दिया है। भेड़ सीधे साधे, और वो उनकी बात में आकर के उनके समर्थन में वोट कर देते हैं और भेड़ियों की सरकार बन जाती है। और जैसे ही भेड़ियों की सरकार बनती है तो वो जो पॉलिसी लाते हैं कि बिना शिकार किए हुए ही उनको जो है सुबह सुबह नाश्ते में एकदम गर्मा गर्म छोटा भेड़ चाहिए, दोपहर में जरा मोटा ताजा भेड़ चाहिए, इस तरह की कुछ कहानी है। तो आपने जो बात कही, जो सवाल पूछा कि बात तो करते हैं कि जातीय जनगणना करवाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि इस देश में ओबीसी की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। और ओबीसी की अगर बात नहीं करेंगे तो चुनाव में हमको समर्थन नहीं मिलेगा। तो चुनाव पूर्व तो वैसी बात लोग, चुनाव पूर्व तो वैसी बात तो करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होता है और भोली भाली ओबीसी में आने वाली जो जातियां हैं, उनके जो लोग हैं, उनके बातों में आ जाते हैं, उनका समर्थन कर देते हैं, क्योंकि सेंटिमेंटल बात बोलते हैं, क्योंकि बड़े चालाक लोग हैं वो, ठीक है। और जब सरकार बनती है तो देखिए नतीजा सिफर है। तो सर, अब ओबीसी समाज कैसे जागरूक होगा इन सब चीजों को लेकर के? अब इतने तो धोखे खा ही चुका है। बिल्कुल। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी ओबीसी महासभा जो है वो सिर्फ ओबीसी जातियों का जनगणना कराने के लिए पक्षधर नहीं है, वो बात कर रहा है कि इस देश में जितने भी जाति के लोग हैं सबकी जनगणना करवाई जाए। और जनगणना कराने के बाद, चूंकि हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी देश, समाज अथवा राज्य का सर्वांगीण विकास जो है तब तक नहीं हो सकता जब तक उस समाज में रहने वाले सभी जाति वर्ग के लोगों का विकास नहीं हो जाता, चाहे आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो हम उसके हिमायती हैं। हम उस बिहार से हैं जहां अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने जन्म लिया था और उन्होंने राज्य के, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए नारा दिया था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम उसकी बात करते हैं। हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, व्यवहारिकता में, सिर्फ कहने के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी और अभी की जो केंद्र सरकार है सिर्फ कहने वाली सरकार है ये, और सिर्फ कहते हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु बनाने के लिए आप कर क्या रहे हैं? अरे भारत मजबूत कैसे होगा? जब तक यहाँ प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक भारत मजबूत नहीं हो सकता। अब तो
जनरल जो है उनको दे दिया गया है 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर। बात करें महिलाओं को 33% दे दिया गया है। सवाल देखिए, अभी कॉलेजियम सिस्टम की बात भी हमारे आज के मांग में था कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए। ईडब्ल्यूएस के तहत जो 10% का आरक्षण दिया गया, न इसके लिए कोई कमेटी बनी, न कोई आयोग बना, न कोई डाटा कलेक्ट किया गया, न ये पता लगाने की कोशिश की गई कि ईडब्ल्यूएस के तहत जो आरक्षण दिया जाना है जिन लोगों को, उनकी तादाद कितनी है। विदाउट डाटा बेस जो था, ये आरक्षण था आनंद फानंद में दिया हुआ। इसको जब कोर्ट में लेके जाया गया, कोर्ट में लेके जब जाया गया तो कोर्ट में बैठे न्याय का चोला पहनने वाले न्यायाधीशों ने भी इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी इस पर रोक टोक लगाने का काम नहीं किया। वहीं बिहार में कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की बात इसलिए करते हैं कि वहीं बिहार में जब कमेटी बना करके और जातियों का सर्वेक्षण करवा करके और जातियों की जनसंख्या के अनुरूप पूरे डाटा बेस्ड जो है आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, फिर भी कोर्ट ने जो है निरस्त कर दिया कि राज्य सरकार इसके लिए इंटाइटल नहीं है, राज्य सरकार इसके लिए ऑथराइज नहीं है। तो ये दोहरा चरित्र है न्यायपालिका का भी, न्यायपालिका का भी दोहरा चरित्र है कि अब फिर न्याय हमें जो ओबीसी समाज होती कहाँ मिलेगा? हम टोटली रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं। हम टोटली, चूंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम, न्याय से तो ऊपर कुछ है ही नहीं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता मालिक होती है, जनता सर्वोपरि है। हम लोग सब जानते हैं लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। और उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही जुडिशियरी भी आता है, न्यायपालिका भी आता है। तो ओबीसी महासभा ने कमर कस लिया है डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत। और भारत के संविधान के अनुरूप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान के तहत एक आम नागरिक को जो अधिकार प्रदान किया है, उस अधिकार के साथ लड़ करके और टोटली रिवॉल्यूशन ला करके और इस पूरे देश की व्यवस्था को बदलने का काम करना है। व्यवस्था में दोष नहीं है, व्यवस्था में बैठे हुए जो बेईमान लोग हैं उनके मन में दोष है, उनको हटाने की बात करनी है। और इस भारतीय समाज में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व देना, दिलाना, यही ओबीसी का संघर्ष का मुख्य जो है आधार है, यही संघर्ष का इसका बिंदु है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सुभाष भाई, लास्ट में एक मिनट सर, बहुत बड़ी चीज है। आप धन्यवाद प्रभाव। एक मिनट सर, इंटरव्यू चल रहा है। तो लास्ट में क्या कुछ संदेश रहेगा खासतौर पे ओबीसी समाज, खासतौर पे बहुजन समाज, हर एक नागरिक जो देश का है उसके लिए? हम ओबीसी समाज से, जिसकी तादाद, जिसकी हिस्सेदारी भारतीय समाज में सबसे अधिक है, उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से इस धरना स्थल पर, इस धरना के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि आप में, भारत का संविधान आपको ताकत प्रदान करता है, आपके अंदर वो ताकत है कि आप इस देश की व्यवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम मांग करेंगे कि आगामी जिस किसी भी चुनाव में, चूंकि धरना प्रदर्शन करने से वही ढाक के 3 पात वाली बात होगी। हम आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन सरकार सिस्टम में बैठे हुए जो लोग हैं, खुद को कहते तो हैं कि हम ओबीसी का बेटा है, लेकिन ओबीसी के अधिकारों का हनन करने वाले सबसे ज्यादा वही लोग हैं। इसलिए हम उनसे आगाह करते हैं, उनको आगाह करते हुए ये अपील करते हैं कि आने वाले चुनाव में एक ऐसी सरकार का चयन कीजिए, एक ऐसी सरकार बनाइए जो आपके हक अधिकार के लिए, मान सम्मान के लिए संघर्ष करते हुए आपके अनुरूप जो है नियम कानून बना सके। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आपकी कमाल ही कर दी।